एक बड़ी अपडेट के साथ 3 मई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। 3 मई को ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का पर्व है। पुलिस और प्रशासन को अति संवेदनशील रहने के निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से। बड़ी खबर, हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो, यह अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है। बड़ी खबर, धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ निर्धारित स्थान पर ही हो, सड़क यातायात बाधित कर धार्मिक आयोजन न हो, यह भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। और बहुत कड़े निर्देश मुख्यमंत्री के अधिकारियों को। कल 3 मई एक साथ एक ही दिन ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया, और ये 3 बड़े पर्व। और इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर एक पर्व शांति के साथ मनाया जाए, निर्धारित स्थान पर धार्मिक कार्यक्रम पूजा पाठ संपन्न हो। ये बहुत साफ निर्देश मुख्यमंत्री के अधिकारियों को। 3 पर्व एक साथ मनाए जा रहे होंगे और इसे लेकर किस तरह की तैयारी है प्रदेश में, बात करेंगे एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी से। सर, 3 बड़े पर्व हैं, क्या तैयारी प्रदेश में? देखिए, कल 3 बड़े पर्व हैं और ये पूरे रमज़ान महीने के बाद अलविदा की नमाज के बाद सबसे पहले ईद जो है कल सुबह के समय दोपहर तक सभी जगह नमाज पढ़ी जाएगी। आपको मालूम है कि कई वीसी पहले सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पर और फिर तहसील स्तर के अधिकारियों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ली है। एक अधिकारी को इसके लिए मजबूती से काम करने, संवाद बनाकर संवेदनशील होकर कार्य करने के लिए कहा है। इसी कड़ी में आज भी उन्होंने हम गृह विभाग को और पुलिस को पुनः आज सभी अधिकारियों को फील्ड के निर्देश दिए हैं कि कल के इस ईद के अवसर पर जहाँ जहाँ नमाज होती है वहाँ धर्मगुरुओं से संवाद बनाकर व्यवस्था बनाएं और कहीं कोई कठिनाई न हो। साफ सफाई जिला प्रशासन सुनिश्चित करें, जो है वहाँ सुरक्षा जहाँ जहाँ आवश्यक है वो करें। जो संवेदनशील जनपद है वहाँ विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, कहीं कोई कठिनाई न हो। अयोध्या जैसे जनपद में कुछ लोगों ने वहाँ गड़बड़ी फैलाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ धर्मगुरुओं ने बहुत ही संयम से काम लिया और जिला प्रशासन और पुलिस ने 24 घंटे में लोगों को पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा देने की व्यवस्था भी की है। तो आगे भी इस तरह की निगरानी की जाए, कहीं कोई कठिनाई होगी तो उसका समाधान तत्काल निकाला जाए। सर, आपने अयोध्या का जिक्र किया, जैसे अभी दिल्ली में जो घटना पीछे हुई थी, क्या दिल्ली से सटे जो जिले हैं उनको भी संवेदनशील मान के व्यवस्था? जो दिल्ली से सटे जिले हैं उन पर विशेष संवेदनशीलता है, वहाँ पुलिस बल भी अतिरिक्त दिया गया है और निरंतर मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। यानी वहाँ पर मोबाइल रहकर जो है अधिकारी निकल कर देखें, कहीं कोई बात ना हो। बेसिक हमारी तरफ से अपील यही है कि यदि कोई कहीं कठिनाई आती है तो जिला प्रशासन और पुलिस को तुरंत बताया जाए, जिससे कि उसका समाधान तुरंत मौके पर ही हो जाए। सर, आज बैठक भी हुई आप लोग की मुख्यमंत्री जी के साथ में, उसमें भी कहा गया है कि परिसर के अंदर सभी धर्म कोई भी हो, एक तो परिसर के अंदर सभी अपने जो क्रियाकलाप हैं धर्म से जुड़े करें और यातायात बाधित ना हो, तो इसे लेकर भी अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और लखनऊ में जो है डिप्टी सीएम साहब जो है यहाँ ईदगाह की नमाज में शासन के प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे और माननीय डिप्टी सीएम साहब के लिए जो है वहाँ से आमंत्रण भी आया है और वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कल वहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ में एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। जो अगर बात करें अयोध्या या दिल्ली से सटे जो इलाके उन्हें संवेदनशील मानकर अतिरिक्त व्यवस्था की गई और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में खुद डिप्टी सीएम जो है वो इस आयोजन में लखनऊ में शामिल भी होंगे ईद के आयोजन में। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। देखा आपने, एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बताया कि क्या इंतजामात हैं, क्या मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, किन बातों का ध्यान रखना होगा कल, और शासन के प्रतिनिधि के तौर पर जो ईद की नमाज होगी उसमें डिप्टी सीएम जाएंगे, ये भी उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है। शैलेश अरोड़ा उनसे बात कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश, हमने आपकी सारी बातचीत देखी, सुनी हमारे दर्शकों ने, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री के, चूंकि कल का दिन बहुत बड़ा है। आप इसके अलावा ये जो बातें सामने आई हैं एसीएस होम अवनीश अवस्थी की, इसके अलावा जमीन पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से तैयारियों को लेकर काफी ध्यान दिया जा रहा है और अगर बात करें जहां जहां पर देखिए सबसे बड़ी नमाज होती है उन जगहों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके जहां पर सबसे ज्यादा जमाती जुटते हैं, देखिए इसके अलावा जो संवेदनशील जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा निगरानी रखी जा रही है। अगर बात करें जैसे लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह है तो वहां पर आम दिनों में जब नमाज होती है ईद की, कोरोना काल के पहले की बात करें तो 4 से 5 लाख जमाती वहां पर आते हैं। तो ऐसी जगहों पर क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में जमाती पहुंचते हैं तो परिसर के अंदर भी उनकी
जगह पूरी नहीं होती है, सड़कों पर भी नमाज अदा होती है। ऐसे में ये साफ तौर पर निर्देश है कि परिसर के अंदर ही व्यवस्था की जाए। इसे लेकर शासन प्रशासन भी इसे लेकर पूरा अपना सहयोग कर रहा है। और दूसरी चीज, यातायात बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन में ईद भी है, परशुराम जयंती भी है और अक्षय तृतीया का पर्व भी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी धर्म गुरुओं के साथ सामंजस्य बनाया जाए, उनसे अपील कराई जाए और उनसे समन्वय स्थापित करते हुए पूरी व्यवस्थाएं कराई जाए। सौहार्दपूर्ण माहौल में ये सभी पर्व मनाए जाने चाहिए, क्योंकि देखिए परशुराम जयंती की बात करते हैं तो देखिए कई जगह उसके भी कार्यक्रम होंगे, संभव है कहीं पर जुलूस भी निकालने की व्यवस्था कोई कर सकता है। तो इन सभी चीजों पर देखिए निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या का जिस तरह से जिक्र किया गया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अयोध्या में जैसा देखा गया माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी, लेकिन जो सिचुएशंस थी उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया गया वहां पर, तो वहां पर खास निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा जो दिल्ली में, क्योंकि देखिए जो जहांगीरपुरी की घटना हुई थी उसके बाद से संवेदनशील मानते हुए दिल्ली से सटे जो जिले हैं, पश्चिमी यूपी के जो जिले हैं, वहां पर निगरानी रखी जा रही है। खासतौर पर अतिरिक्त पुलिस बल जो है वहां पर दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो शासन की तरफ से, अगर आप देखिए सरकार की तरफ से, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो खुद लखनऊ का जो ऐशबाग ईदगाह है वहां पर जाएंगे, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे। क्योंकि एक परंपरा भी देखिए हम पहले देखते रहे हैं, जब अगर हम पिछली सरकारों से लेकर और अब तक, तो कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करता है। पीछे हम देखते थे कि डिप्टी सीएम जब हुआ करते थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, वो इस कार्यक्रम में शामिल हुआ करते थे। और इस बार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ऐशबाग ईदगाह जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेश शाह इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 मई को लेकर मुख्यमंत्री योगी के जो कड़े निर्देश हैं उसके बारे में एबीपी गंगा को बताया एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने, और क्या इंतजामात हैं, क्या तैयारी है, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बड़ा बयान सामने आया है। मौलाना खालिद रशीद ने कहा है कि कानून का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। ऐशबाग ईदगाह में हर साल 4 से 5 लाख लोग नमाज पढ़ते हैं। सभी के ऐशबाग ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा है। और इस बार अधिकतर लोग परिसर के अंदर ही नमाज पढ़ सकें, इसको लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ईदगाह परिसर में बने इंस्टीट्यूट के कमरों को भी खुलवाया जा रहा है। उनका अनुमान है कि परिसर के अंदर ही, कैंपस के अंदर ही 3 से 3.5 लाख लोगों के नमाज पढ़ने की व्यवस्था हो जाएगी। ये बड़ी खबर, बहुत साफ निर्देश है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इसलिए बहुत खास तैयारी यहां पर। देश भर में कल ईद का पर्व मनाया जाएगा, जगह जगह नमाज होंगी। और अगर बात करें लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह, जहां पर कोविड काल के पहले अगर हम बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख लोग यहां पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। ईदगाह के बाहर भी बड़ी संख्या में जमाती रहते हैं, लेकिन 2 साल से कोरोना रहा और अब 2 साल के बाद जब कोरोना खत्म हुआ, एक बार फिर से वही पुराना माहौल देखने को मिल रहा है, तो बंदिशें काफ़ी हैं। ऐसे में इस बार क्या तैयारी है, इस पर जानेंगे हम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, क्या तैयारी इस बार, क्योंकि कुछ बंदिशें भी हैं, तो यहाँ पर करीब 5 लाख लोग नमाज पढ़ते हैं, तो अब इस बार भी क्या सड़क पर आयोजन होगा, नमाज होगी? देखिए, जैसा आपने खुद कहा कि 2 साल बाद, कोविड के बाद इस साल नमाज आज़ादी के साथ होगी, तो जाहिर सी बात है लोगों में ज़्यादा जोश और खरोश है। और जाहिर सी बात है लोग ईदगाह में अक़ीदत के साथ नमाज़ पढ़ने आते हैं, और कोशिश यही की जाएगी कि जो भी कानून है उस पर पूरी तरीके से जाहिर सी बात अमल किया जाए। और ईद के दिन तो हालांकि सब छुट्टी होती है, ट्रैफिक भी सब बंद होता है, तो भीड़ के बढ़ने या ना बढ़ने से आम पब्लिक पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। और फिर ईद का दिन तो मज़हब इस्लाम में सबसे बड़ी खुशी और मसरत का दिन है, तो लिहाजा उसमें बड़े बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी लोग शामिल होती हैं। तो ईदगाह कमेटी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईदगाह के अंदर ही जमा हो जाएं। लगभग अगर बात करें तो 5 लाख लोग जैसे जमाती यहाँ पर जुटते हैं, तो अंदर अगर आप लोग करते हैं तो कितनी कैपेसिटी, कितने लोग अंदर ईदगाह में आ जाएंगे इस परिसर में? नहीं, देखिए मैक्सिमम लोगों को जाहिर सी बात यही कोशिश की जा रही है कि अंदर ही नमाज़ पढ़ें, और इसीलिए अब की पहली मरतबा सफ़े भी बनाई जा रही हैं, जिससे कि जो नमाजियों में गैप है वो ज़्यादा ना हो। और हम ये समझते हैं कि तकरीबन सफ़े बनने से 15 से 20% लोग आगे और एडजस्ट हो जाएंगे। प्लस अंदर जो बिल्डिंग्स और क्लासरूम बने हैं शाहीन एकेडमी के, वो भी खुलवा दिए गए हैं, तो उसमें भी लोग आराम से नमाज़ पढ़ लेंगे। प्लस यहाँ पे अंदर एक रशीद बारदरी बनी है, उसमें औरतों की नमाज का इंतज़ाम किया गया है।
तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सब कुछ बहुस्न बखूबी अंजाम पाएगा। अगर संख्या में बात करें तो लगभग कितने लोग इस परिसर के अंदर, जो आपने बताया क्लासरूम और एकेडमी खुलवा रहे हैं जो कमरे, तो लगभग कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं? नहीं, देखिए एग्जैक्ट तो फिगर कोई नहीं बता सकता, लेकिन अच्छी खासी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग अंदर नमाज़ पढ़ लेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें ज़ाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन हो, नगर निगम हो, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे इंतज़ाम किए जाएँ, और इंतज़ाम किए भी जा रहे हैं तो लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर हम देखते हैं, पहले देखते रहे हैं कि इस ईदगाह के तरफ सड़कों पर भी बड़ी संख्या में जमाती जुटते हैं, तो क्या उनसे कुछ अपील की जा रही है कि इस बार यहाँ ना आए, दूसरी मस्जिदों में जाएं, कुछ ऐसा? देखिए जितनी मस्जिदें हैं सभी भर जाती हैं ईद के दिन, और सबकी ये तमन्ना और आरज़ू होती है कि ईदगाह में ही नमाज़ पढ़ें, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम ने हमेशा ईद की नमाज़ ईदगाह में अदा की है। तो उस सुन्नत पर अमल करने के लिए तो लोग इंशाअल्लाह आएंगे और अच्छी तरीके से नमाज हो जाएगी, ना कोई कानून की इंशाअल्लाह खिलाफ वर्जी होगी और ना किसी को जहमत का सामना करना पड़ेगा। सड़क पर क्या नमाज के लिए कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं इस बार या नहीं? नहीं, सड़क पे नमाज के लिए कभी कोई इंतज़ाम नहीं किए जाते हैं और ना किए जा रहे हैं, और सारे इंतज़ाम ईदगाह के अंदर ही किए जा रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छे से हो जाएगा। लोगों से क्या अपील करें? दिल्ली से इस वक्त हमारे पास है कोयला संकट पर गृह मंत्री के आवास पर एक बहुत अहम बैठक है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, और देश के कई राज्यों में चल रहे बिजली संकट पर मंथन होगा, चर्चा होगी, विचार किया जाएगा, बाहर निकलने के तरीके तलाशे जाएंगे। इस बैठक में ऐसा अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है। बड़ी बैठक गृह मंत्री के आवास पर, कई राज्यों में बिजली का संकट चल रहा है, और इसी बात को लेकर बड़ी बैठक गृह मंत्री के आवास पर कोयला संकट को लेकर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। और बिजली संकट की बात हो रही तो आपको बताएं कि सपा सुप्रीमो और नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने हमला बोला है। कहा है उन्होंने कि सपा के समय में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ी थी और मौजूदा सरकार ने बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी क्यों नहीं की। मौजूदा सरकार ने जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा। ये अखिलेश यादव का हमला है, ये उनका आक्रमण है। भाजपा ने किसानों को बिजली बिल ना देने का वादा किया था, और यहां पर बिजली संकट की बात हो रही है। तो सवाल पूछा उन्होंने कि मौजूदा सरकार ने जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा ने चुनाव में कहा कि किसानों को अगले 5 साल बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, पर अब कह रहे हैं कि हर एक उपभोक्ता भुगतान करे और तभी आपूर्ति होगी। ये सरकार बताए कि सपा के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी उसमें इस सरकार ने कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं की और जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा। ये ट्वीट अखिलेश यादव का, और इस ट्वीट के जरिए उनका आक्रमण। भाजपा ने चुनाव में कहा कि किसानों को अगले 5 साल बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, अब कह रहे हैं कि हर एक उपभोक्ता भुगतान करे तभी आपूर्ति होगी। तो ये बड़ा आक्रमण बिजली संकट को लेकर अखिलेश यादव का सरकार के ऊपर। पूछा उन्होंने कि उत्पादन क्षमता बढ़ी थी, उसमें सरकार ने बढ़ोतरी क्यों नहीं की और जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा। अगली बड़ी खबर चंदौली से है। चंदौली मामले पर प्रशासन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रशासन का कहना है कि हमने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रेप की पुष्टि को लेकर अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। इस केस में बहुत तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, ये प्रशासन का कहना है। गलत वायरल वीडियो पर हम कार्रवाई करेंगे। मौत की वजह अब तक साफ नहीं है। युवती के गले पर खरोंच के निशान हैं। इस मामले में एसएचओ को निलंबित किया गया है और लापरवाही पर उचित कार्रवाई की जाएगी। चंदौली मामले पर यह प्रशासन का बयान, देखिए क्या कह रहा है प्रशासन। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ अननोन आया है और जो रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई है वो आई है। उसके अतिरिक्त कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल या जैसे ट्रैकिया डैमेज होता है, बॉडी में विंड पाइप डैमेज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौत का कारण अननोन, जैसे मैंने बताया कि पोस्टमार्टम में अननोन है। तो ये अभी इसके अलावा और भी साक्ष्य हमारे जो फोरेंसिक के साक्ष्य होंगे, ठीक है, हमारे जो बाकी सारे साक्ष्य होंगे मौके के ऊपर सीन को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि ये संवेदनशील केस है। एसएचओ को जो निलंबित किया गया क्योंकि लोगों के अंदर उसके विरुद्ध थोड़ा आक्रोश था, और जो कार्रवाई की गई और जो ये घटना हुई है उसके ऊपर प्रथम दृष्टया लोगों ने आरोप लगाया। तो इस संबंध में उसको निलंबित करके उसको उन ऊपर जांच की जा रही है, ताकि एक तो वो बेचना को इन्फ्लुएंस ना कर सके, और जो भी जांच में सामने आएगा उसके पश्चात ही उनके डिपार्टमेंटल एक्शन जो लिया गया।
वहीं एबीपी गंगा से खास बातचीत में एसपी अंकुर अग्रवाल ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं वो बचेंगे नहीं और जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। 1 मई को पुलिस के दबिश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई थी। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जनपद चंदौली के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल जी। जानेंगे कि क्या रहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, क्या रहा। देखिए, आप सब अवगत होंगे कि कल एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जिसमें ये बताया गया था कि कन्हैया यादव की जो बड़ी बेटी है उनकी मृत्यु हो गई है और इसमें आरोप पुलिस के ऊपर लगा था कि पुलिस की मारपीट के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें पोस्टमार्टम एक पैनल से करवाया गया, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई और जो पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स हैं वो आज हम सभी को, मीडिया को हमने अवगत कराई। जिसमें 2 चोटें उनके द्वारा बताई गई हैं, एक गले में खराश है और एक मामूली सी चोट बाएं जबड़े के पास है। इसके अलावा कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी नहीं पाई गई है और विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। कॉज ऑफ डेथ अभी अननोन लिखा गया है पैनल के द्वारा। विसरा की रिपोर्ट के बाद ही इसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। आम लोगों के मन में, हमारे मन में भी ये बात है कि पुलिस गई थी वहाँ कानून का पालन कराने, उसके बाद SHO, सिपाही, 4 महिलाएं पुलिसकर्मी को आपने सस्पेंड किया है। कारण देखिए, एक लोगों के अंदर जन आक्रोश था कि ऐसी कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा की गई है वो ठीक नहीं है। इसका संज्ञान लेते हुए ताकि जो मुकदमे की विवेचना है वो भी निष्पक्ष हो सके, हमने कार्रवाई की है और इसमें डिपार्टमेंटल जो एक्शन है वो हमने जांच एडिशनल एसपी सदर को दी गई है। सभी बिंदुओं को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसके पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कन्हैया यादव, उनकी बेटी, उनके बेटे, तमाम जो परिवार के सदस्य हैं, मुकदमा दर्ज है, उसको आप कैसे देखेंगे और क्या आगे कार्रवाई करेंगे? सभी मुकदमे इनके जो दर्ज हैं उस पर जांच की जा रही है, सभी उनको निकाला जा रहा है, जो सारी डिटेल्स क्या उनका कोर्ट में प्रोसीडिंग्स किस लेवल पे है और जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो उसमें लीगल तरीके से ही की जाएगी। तो ये थे अंकुर अग्रवाल जी का कहना है कि रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसमें अभी किसी भी प्रकार का कोई बाहरी चोट नहीं है। शशांक शेखर पांडे, एबीपी गंगा, चंदौली। वहीं परिजनों ने पुलिस पर पिटाई से मौत का आरोप लगाया है और जो कुछ उन्होंने कहा है, आरोप लगाए हैं, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आप कुछ बताएंगी क्या? हम रहबा न कहीं, हम का बताएं? हम रहबा न कहीं। आप कौन? हम ही सुनाने की पुलिस मार के मुआ दिलस गुड़िया के। आप कौन है? हाँ, माँ। गुड़िया की कौन है? माँ। माँ है। अच्छा, तो क्या 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 सुनी आप? हम बस यह सुने कि हमारे बहन के मार के पुलिस मुआ दे बस। अच्छा। हम के मरले बस इतना हमार लड़का कहला। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? हम उस समय अपने आदमी के लेके बाहर रहने। हाँ, बनारस जिला बाहर कैले रहना ना। अच्छा। जबरदस्ती कुल का गुंडागर्दी में, जबरदस्ती कैले में गुंडा काम का गुंडा सदराजे का थाना गुंडाई कैले हमान के साथ। ये कन्हैया जी की पत्नी, इनका कहना है कि सैयद राजा थाने ने हमारे साथ जास्ती की है, गुंडाई की है, हमारी बेटी का जान लिया है और हमको एक न्याय चाहिए। शशांक शेखर पांडे, एबीपी गंगा, चंदौली। वहीं जिस गैंगस्टर के आरोपी कन्हैया यादव को पकड़ने पुलिस गई थी, उसने पूरे मामले पर जो कुछ कहा है, जो आरोप लगाए हैं, वो भी आप देखिए। सैयद राजा से है और आपको बताएं कि पुलिस और प्रशासन सवालों के घेरे में है। पहले पीड़ित परिवार के जो मुखिया हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम जानेंगे? जी, कन्हैया यादव। कन्हैया जी, क्या हुआ था? हम घटना के बारे में जानते हैं। सर, हमारी दोनों लड़की घर पे थी। सैयद राजा पुलिस गई, लड़कियों को प्रताड़ित करके मारने लगी। उसमें बड़ी लड़की डेट कर गई, छोटी लड़की छुटाई। इनके पास NBW था, पुलिस के पास NBW था या क्या मामला था? क्यों गई थी पुलिस? NBW नहीं था, ये बस प्रताड़ित करने के लिए गई थी पुलिस। इनके पास NBW कोई नहीं था। मारपीट की घर में वो 2 लड़कियां थी, एक को मार दिए वहीं पर, स्पॉट पर खत्म हो गई। एक छोटी बड़ी पर 2 ही थी, 2 ही लड़कियां थी। एक लड़का जो है वो पकड़ कर रात भर रखे प्रताड़ित किए, उसको भी दिए 151 में चालान। वो जमानत करके घर लौटे तो पता लगा कि पुलिस लड़की को मार के उसके आत्महत्या कर दी। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि इस पूरी घटना के बाद परिवार की क्या मांग है? परिवार की मांग यही हम लोग की है कि हम लोग के साथ, हमारे बेटी के साथ इंसाफ मिले। बेटी को इंसाफ हम लोग चाह रहे हैं। जो प्रशासन हमारे साथ किया है वो हमको इंसाफ मिलना चाहिए। घर के आसपास कोई उस दौरान मौजूद था? घर के आसपास तो वहाँ मजदूर तो कोई था नहीं लग रहा।
और आप देखिए ये परिवार और गांव के लोग भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस घटना के बाद अब आप लोगों की मांग क्या? देखिए, घटना में समस्या ये है कि ये लड़की जो मरी है इसको न्याय मिले। हम लोग की मांग यही है कि इसको न्याय मिले। वापस तो आएगी नहीं, इसको न्याय मिल जाए, हमारी यही मांग है। तो मृतका का अंतिम संस्कार हो चुका है, मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है और परिवार मृतका के लिए न्याय की मांग कर रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।